हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडका फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन सीए इंटर वालों की जो एमटीपी थी मई 2023 की फर्स्ट एमटीपी, उसके जीएसटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और जीएसटी के पूरे क्वेश्चंस निपटाएंगे। इससे पहले अपन ने इनकम टैक्स का पूरा सॉल्व किया था, अब जीएसटी की बारी, फिर जीएसटी पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे आपका एमटीपी, आरटीपी, रिवीजन, मैराथन सब चीज कवर हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आगे जो काम की वीडियोस है या जो कोई भी अभी जीएसटी का जो एमसीक्यू का बुकलेट है वो भी बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स तक शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे आपका लाइक ही मोटिवेट करेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जीएसटी का पार्ट है, 40 मार्क्स का है सर। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने आपको सर जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने की टेक्निक इनकम टैक्स में भी बताई थी, जीएसटी में वापस बताता हूं, ध्यान से सुनना। सर टेक्निक ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट पहले केस सिनेरियो नहीं पढ़ेगा, पहले आके नीचे क्वेश्चंस देखेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है सर के ऊपर केस सिनेरियो किस टाइप का होगा, किस टाइप से हमें सोचना है, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें क्वेश्चन के लिए रिलेवेंस रखती है। क्योंकि इससे आप अपने माइंड को ना एक प्रॉपर पाथ बताते हो सोचने का। और अगर आप इस तरीके से चलते हो ना, विश्वास करो बहुत अच्छे से केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल पे आएगा सर, ठीक है। चलो पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। देखो देखो देखो, एक तो रिवर्स चार्ज की कहानी पूछा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक इन द February of the preceding financial year, ठीक है। तो एक रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय द पूर्वा लॉजिस्टिक इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछ लिया, एग्जेम्पशन पूछ लिया, रिवर्स चार्ज पूछ लिया, तीन चीजें पूछ रहा है सर, ठीक है। Which one of the following independent transaction even if made without consideration, शेड्यूल 1 की बातें हैं सर, विल बी डीम्ड एज सप्लाई। आपसे पूछ रहे हैं सर कौन सा शेड्यूल 1 में फॉल करता है और डीम सप्लाई माना जाएगा। और उसके बाद सर आपसे अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्या देखना है, ठीक है। चलो आओ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पूर्वा लॉजिस्टिक अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो भाई, जीटीए वाला रजिस्टर्ड है, मजेदार बात है। इट डिड नॉट exercise the option to itself pay GST on the supplier supplied by it supplies on the services supplied by it in the preceding financial year। ये बोलता है सर मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, तो मतलब ये 5% के हिसाब से चलना चाहता है। अच्छा, अमेंडमेंट हुआ था कि 5% में भी जीटीए वाले के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकता है, बट ये तो सामने से बोल रहा है भैया मैं पे नहीं करूंगा, ठीक है। इस बार की अमेंडमेंट थी। It provided goods transport services taxable at the rate of 15.5% to the following person in the Feb of the preceding financial year। देखो भाई, Feb में ही इसने ये सब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए। देखो, कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सर क्या पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नॉट रजिस्टर्ड हो, सर क्या स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में आता है? यस सर। क्या इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा? यस। एंड मिस्टर अमर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है सर, इस केस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट की कैटेगरी में नहीं है। अगला देखो, स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सर सोसाइटी जो है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो है, क्या वो कवर हो जाएगी? यस सर, वो कवर हो जाएगी। तो रिवर्स चार्ज में कुणाल वाला आ जाएगा, स्मॉल ट्रेडर्स वाला आ जाएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? रिवर्स चार्ज का ही था। तो सर देखो, कुणाल वाला आ गया, स्मॉल ट्रेडर्स आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर सी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल, इजी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय पूर्वा लॉजिस्टिक इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर देखो, ये भले आप बोलो मैं ऊपर पढ़ लेता हूं, बट ये तो हम खुद से भी ऐसे ही ऑप्शन पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं कि कौन सी चीज का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट इन अ मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पूर्वा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग। देखो सर, जीटीए वाला डिफेंस इक्विपमेंट कर रहा है, वेरी गुड। रेलवे इक्विपमेंट कर रहा है और ऑर्गेनिक कर रहा है, तो सर डिफेंस एग्जेम्प्ट है,
रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट नहीं है, रेलवे इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट नहीं है, और ऑर्गेनिक मैन्योर सर एग्जेम्प्ट है। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक हो गया डिफेंस और एक हो गया ऑर्गेनिक। सर ये हम जीटीए वाली जो सर्विसेज पढ़ते हैं एग्जेम्पशन में, उसमें ये कवर हो जाता है सर। उसमें रेलवे नहीं आता है सर, रेलवे इक्विपमेंट नहीं आता है। रेलवे इक्विपमेंट आता था रेल और वेसल वाले में, जीटीए वाले में नहीं आता था। तो डिफेंस और ऑर्गेनिक एग्जेम्प्ट है। और सर नीचे देखते हैं, तो सर ये देखो डिफेंस है, ऑर्गेनिक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलो भाई टाइम ऑफ सप्लाई के लिए दिमाग लगाएंगे। देखो, पूर्वा लॉजिस्टिक एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीटीए ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, ओके, फ्रॉम अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब बेसिकली सर फॉरवर्ड चार्ज में ये जीएसटी देना चाहते हैं। It provided good transport services to Bama Steels Private Limited on 1st April। इन्होंने जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड की है 1 अप्रैल को, ठीक है। एंड इशूड एन इनवॉइस ऑन 5 मई। ओ माय गॉड, अगर याद हो तो इनवॉइस सर 30 डेज के अंदर इशू कर देना चाहिए। 45 डेज तो अलग लोगों के लिए सर, 30 डेज नॉर्मल होता है। 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना चाहिए, तो मतलब 1 मई को इसको इनवॉइस इशू करना चाहिए था, जबकि 5 मई को इनवॉइस इशू किया है। तो हमने सीखा था सर, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट पीरियड के अंदर इशू नहीं होता तो उस केस में डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज या कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट हुआ है 6 मई को, सर्विसेज प्रोवाइड हुई है 1 अप्रैल को, तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल सर, 1 अप्रैल। तो आओ भाई टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछा था आपसे क्वेश्चन आगे, तो सर टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। समझ आया? सिंपल। फिर आपसे पूछा था determine which of the following independent transaction even if made without consideration in terms of schedule 1। तो भाई शेड्यूल 1 के हिसाब से जो, अब ये तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है सर, ऊपर केस सिनेरियो बेस्ड नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है। तो अब आपको बताना है सर कौन सा ऐसा है जो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। देखो, जिसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। एबीएन एसोसिएट ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंबई ब्रांच टू कोलकाता। सर ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, डिपो में ट्रांसफर, सर ये सब क्या शेड्यूल 1 में कवर्ड है? यस सर, ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है। दूसरा देखो, मिस्टर रघुवीर अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आईटीसी ऑन सच मोटर व्हीकल वाज ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर नॉट अवेल्ड। ध्यान से सुनना सर, शेड्यूल 1 में हमने पहला ट्रांजैक्शन ये पढ़ा था कि कोई पर्सन अगर सर कोई एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है और अगर उससे रिलेटेड आईटीसी लिया है तो उसे डीम सप्लाई मानते थे। यहां तो बेचारा सामने से बोल रहा है भैया मैंने आईटीसी लिया नहीं है, ब्लॉक्ड है। अरे तो भैया ये शेड्यूल 1 में सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला देखो, Miss Riddhi, an employee of Sun Limited, received a gift from employer on the occasion of Diwali worth 21,000। बच गए, 50,000 तक का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है। उससे ज्यादा होता तो हम डीम सप्लाई की बात करते हैं, ये तो 21,000 है, इस केस में भी डीम सप्लाई की बात नहीं होगी। तो सर डीम सप्लाई तो पहला ट्रांजेक्शन बस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सिंपल, समझ आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, PZY Limited is engaged in the manufacturing of motor car. The company paid following amount of GST to its supplier invoices against the invoices raised to it. Compute the amount of eligible input tax credit। ठीक है, सॉरी इनएलिजिबल। वाओ, ये आपसे इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछ रहा है, मतलब जिनकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। देखो पहला देखो, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड। सर देखो जनरल इंश्योरेंस इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ये तो खुद मैन्युफैक्चरर है, और अगर खुद मैन्युफैक्चरर है तो फर्दर प्रोवाइड करेगा यही सर्विसेज कार की, इसीलिए इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। बसेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सीटिंग कैपेसिटी 13। सर हमको पढ़ क्या है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट में कि सर 13 से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी हो तो क्रेडिट मिल जाती है, ये तो 23 है, आराम से क्रेडिट मिल जाएगी। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सर अगर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिट मिल जाएगी, अदरवाइज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अगला देखो, आउटडोर कैटरिंग। ओहो,
ये इसकी सर्विसेज है सर, इसमें नहीं मिलेगी क्रेडिट। आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयज, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है सर। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते हैं ना सर, ब्लॉक करके रखा है सर, तो 3.5 लाख की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। समझ आया? फिफ्थ क्वेश्चन इजी था। अगला और सिक्स्थ वाला देखो। पर्ल इज द क्लासिकल सिंगर, ठीक है, शी वांट टू ऑर्गेनाइज अ क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन, so she booked an auditorium on 10th August for a total amount of 20,000, ठीक है, she paid 5,000 as advance on that day, भाई 10th अगस्त को ही 5,000 रुपए पे कर दिया इसने एज एन एडवांस, ठीक है। और सर्विसेज के केस में एडवांस जो रहता है उस पर भी टैक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। गुड्स के केस में नहीं होता है, सर्विसेज के केस में होता है। The classical singing function was organized on 10th October. The auditorium owner issued an invoice. Invoice कब issue किया भाई देखो, invoice to Pearl on 25th November amounting to rupees 20,000. 25th November को invoice issue हुआ है सर, ठीक है। Pearl made a balance payment of 15,000 on 30th November. इसने पेमेंट किया सर 30th नवंबर को। तो एक खास बात देखो सर, सर्विसेज प्रोवाइड की गई है 10th अक्टूबर को, इनवॉइस इशू है सर 25th नवंबर को। सर क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है? नो सर, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। अगर 30 डेज होता तो यहां पर सर 10th नवंबर तक तो आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है। तो सर उस केस में डेट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और पेमेंट, पेमेंट कब है सर? 30 नवंबर। देखो देखो देखो, पेमेंट है सर 30 नवंबर और सर्विसेज प्रोवाइड हुई है 10th अक्टूबर। दोनों में विचएवर इज अर्लियर, ये अर्लियर डेट हमारे लिए क्या हो जाएगी? 10th अक्टूबर। और ये कितने अमाउंट के लिए हो जाएगी? 15,000 के लिए। और 5,000 तो एडवांस इसने 10th अगस्त को ही दे दिया था, तो 10th अगस्त के लिए सर 5,000 के लिए 10th अगस्त डेट हो जाएगी। आपसे पूछा टाइम ऑफ सप्लाई, तो सर टाइम ऑफ सप्लाई हमने बोला 5,000 जो आपने एडवांस दिया था उसके लिए 10th अगस्त है, और सर जो आप बैलेंस 15,000 दे रहे हो उसके लिए 10th अक्टूबर है। तो आओ सर ऑप्शन देखते हैं, एक तो 10th अगस्त है और एक 10th अक्टूबर है। ये देखो सर ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? सिंपल। ये हमने जीएसटी के एमसीक्यू और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आओ सर इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, क्योंकि इसके भी तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अरे यार क्या हो गया, हाँ इसके भी तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जीएसटी की, ठीक है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है डिस्क्रिप्टिव में, फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हेवी स्टील फैब्रिकेशन मशीन। The details pertaining to the price of the each such machine is as follows. देखो भाई प्राइस की डिटेल्स दी हुई है। Pricing of the price of the machine excluding taxes and other charges mentioned from point number 2 and 3. भैया 2 और 3 इसका एडजस्टमेंट उसने नहीं किया प्राइस में, ठीक है। तो प्राइस है 25 लाख। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, such charges were payable by FlowPro but the same has been directly paid by the BP Limited to the inspection agency. These charges were not recorded in the invoice issued by FlowPro. सर थर्ड पार्टी ने आपके भी आप में डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, क्या ये इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू में? यस सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है ये। फ्रेट चार्जेस फॉर द डिलीवरी ऑफ मशीन, सर फ्रेट चार्जेस इंक्लूड हो गई सर, ठीक है। सॉरी, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन, सब्सिडी गवर्नमेंट से रिसीव हुई है सर on sale of machine under skill development program. Subsidy is directly linked to the price. एक चीज ना मैं आपको सिखाता हूं, यहां पर स्टूडेंट पूरी गलती करते हैं। जब भी कभी सब्सिडी का पॉइंट एग्जाम में देखोगे ना, तो सब्सिडी से रिलेटेड नीचे नोट देखना, वो देता है सर नोट, देखो प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड, मतलब सब्सिडी ऑलरेडी माइनस हो गई है। और हम बचपन से एक बात सीख के आ रहे हैं सर कि गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी अगर माइनस हो गई है तो उसका कोई एडजस्टमेंट मत करना। प्राइवेट से मिलती है सब्सिडी तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाती है, ये बात का ध्यान रखिए सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सिडी से रिलेटेड नीचे नोट हमेशा होता है,
हमेशा ध्यान देना, हर बार होगा, आप जितने बार भी पेपर उठा के देखना, हर बार देख लो सर, हर बार ये चीज थी। तो 5 लाख रुपए, इसका कोई ट्रीटमेंट मत करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, पहले एडजस्टमेंट हो गया। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1 above and recorded in the invoice। तो सर डिस्काउंट 2% है, तो सिंपल सी बात है सर, डिस्काउंट आप इस वैल्यू का निकालेंगे सर, 25 लाख का डिस्काउंट, तो 25 लाख, एक मिनट, ठीक है, एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं सर। एक तो प्राइस है 25 लाख, ठीक है, माइनस डिस्काउंट आ जाएगा सर 2%, तो 25 लाख का 2% ये आ रहा है सर 50,000, ठीक, प्लस करेंगे जो थर्ड पार्टी को आपने पेमेंट कर दिया डायरेक्टली 5 लाख, ये तो माइनस है ना, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे फ्रेट चार्जेस, कितना, 2 लाख रुपए, तो ये कितना आ जाएगा सर, हाँ, प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, ये आ रहा है सर 31,50,000, है ना, हाँ, 31,50,000 वैल्यू ऑफ मशीन आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, फ्लोप्रो हैज सप्लाइड वन सच मशीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन्होंने एक मशीन बेची है सर, वेरी नाइस, तो इन्होंने एक मशीन बेची है अक्टूबर में, ठीक, तो अक्टूबर में जब ये एक मशीन बेचे होंगे तो जीएसटी लगा होगा सर इसमें, तो जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब एक खास बात सर, जनरली परसेंट 99 ही रहता है, बट अपन नीचे चेक कर लेते हैं, 18 ही रहता है यार जनरली, ये देखो ये दिया भी तो है सर, ठीक है, तो और सर, तो इसका 99% निकाल लेते हैं, इसका 9% आ रहा है सर 283500, 283500, ये आपका आउटवर्ड की डिटेल आ गई सर, ठीक है। अब इनवर्ट की तो चेक करना है सर, नीचे दिया हुआ है सर, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग टू द परचेजेस मेड एंड सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द सेड मंथ, मतलब ये इनपुट की बातें हैं सर, मतलब क्रेडिट वाली बातें हैं सर, देखते हैं सर। इनपुट ए 1 लाख, वन इनवॉइस ऑन विच आईजीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग। अच्छा, तो सर आपको 1 लाख में से 10,000 की क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि उसका इनवॉइस ही नहीं है, तो 90,000 की क्रेडिट मिलने वाली है, तो भैया 90,000, ठीक है, वो भी आईजीएसटी वाला है ना, याद रखियो आईजीएसटी है। फिर इनपुट बी, आईजीएसटी जिसका 50,000 है, इनपुट आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। हमने एक बात सीखी थी सर, जब लास्ट लॉट रिसीव होता है ना सर, तब क्रेडिट मिलती है, तो इसकी तो क्रेडिट गई। अगला देखो, कैपिटल गुड्स 1,20,000 क्रेडिटेड, FlowPro has capitalized the capital goods at full value inclusive of GST as it availed depreciation on the full invoice value। ओहो, डेप्रिसिएशन फुल इनवॉइस वैल्यू पे ले लिया तो गया, इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सीख के आए थे सर, अगर जीएसटी के कंपोनेंट पे अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो वो क्रेडिट नहीं मिलती है सर, ठीक है, सेक्शन 16 में सीख के आए सर, भूलना मत। अगला इनपुट सर्विसेज 2,25,000 दिया हुआ ना आपको, आईजीएसटी की अमाउंट, सीधा तो क्रेडिट की अमाउंट दे रहा है सर आपको आईजीएसटी की 2,25,000। One invoice dated 20th January of the preceding financial year on which GST payable was 50,000 was missing and has been found in October। तो भाई देखो सर, अपन किस मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ का, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा सर एक इनवॉइस वाज मिसिंग एंड हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर, एक इनवॉइस जो मिसिंग था ऑन वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक इनवॉइस मिसिंग था, ठीक है, और विद जीएसटी पेबल वाज 50,000 वाज मिसिंग एंड हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर, सर अभी फाउंड हो रहा है, तो 20 जनवरी का था पिछले साल का, अभी अक्टूबर में ये इनवॉइस मिल रहा है, तो सर ये जो 50,000 है इसको हटा दो सर, इसकी क्रेडिट आपको मिलेगी नहीं सर। अब आप बोलोगे सर क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगी, सर सिंपल सी बात है, इस बंदे की हमें अगर एनुअल रिटर्न की रेट देखो, दो चीजों पे डिपेंड करता है इसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहला सर, एक तो 30 नवंबर अमेंडमेंट आया ना सर, क्रेडिट का टाइम पीरियड 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर सर जिस दिन इसने एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया है, ठीक है, तो इसकी अगर एनुअल रिटर्न की डेट देखते हैं, और नीचे कहीं दिया हुआ है क्या, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल
ठीक है, इन कैश flow pro for October, assuming that all the inward supply are interstate and all the outward supply are intrastate. देखो बोला भी outward supply intrastate है, तो हम CGST और SGST कर क्या है, assuming that the rate of tax भी बता दिया सर, make suitable assumption wherever necessary, all the condition necessary for availing the ITC has been fulfilled. Opening balance of the input tax rate for the relevant month is nil. The annual return for the previous, oh my god, annual return इसने 15 सितंबर को डाल दिया है, तो भैया एनुअल रिटर्न की डेट हो गई 15 सितंबर, तो दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर वाली डेट है 15 सितंबर और ये लॉट रिसीव किया अक्टूबर में सर। ओ माय गॉड, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली है सर, अगर 15 सितंबर तक मिल जाता है इसको तो क्रेडिट मिल जाती है, तो सर क्रेडिट कितने की मिलेगी 1,75,000 और सर तो ये हो जाएगा 1,75,000, तो टोटल क्रेडिट कितनी होगी 175 प्लस 90, ये आ रहा है सर 2,65,000, ठीक है 2,65,000, ये टोटल आईजीएसटी की क्रेडिट है अपने पास। अच्छा आईजीएसटी की क्रेडिट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2,65,000 की आईजीएसटी की क्रेडिट है। अब ये आईजीएसटी की क्रेडिट आप चाहो तो सर आईजीएसटी की क्रेडिट पूरी की पूरी आप चाहो तो सीजीएसटी से यूज कर सकते हो, पूरी की पूरी चाहो तो एसजीएसटी से यूज कर सकते हो, चाहो तो दोनों में 50-50% भी कर सकते हो। सर ये वाला पार्ट जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि सब ट्रीटमेंट सही है, जो ट्रीटमेंट करके आओगे सही है। अगर आप पूरी की पूरी सीजीएसटी से यूज कर रहे हो तो भी सही है, पूरी की पूरी एचडीएससी से कर रहे हो तो भी सही है, दोनों से 50-50% क्रेडिट यूज कर रहे हो तो भी सही है, आपकी चॉइस। ये वाला पार्ट में आगे का सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको जैसे करना है, आपको सीजीएसटी से माइनस करना है सीजीएसटी से कर लो, एचडीएससी से करना है एचडीएससी से कर लो, दोनों पे 50-50% करना है 50-50% कर लो। बट जो भी करके आओगे प्लीज एग्जाम में नोट दे के आना, नोट दे के नहीं आओगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, फिर वो मार्क्स काट देगा सर, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि मार्क्स कहां कट गया हमारा जीएसटी में। तो जो भी करके आओगे नोट दे के आना, आया समझ। बाकी इतना मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, सिर्फ माइनस वाला अमाउंट आपके लिए छोड़ा है, तो माइनस करोगे तो नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर द जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपसे पूछ रहे जीएसटी पेबल है क्या। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट। ओ माय गॉड, इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन था, इस बार के एग्जाम के क्वेश्चन में इन्होंने इन पेशेंट के बदले आउट पेशेंट कर दिया था, और आउट पेशेंट जब किया तो स्टूडेंट बोले सर इन पेशेंट तो हम पढ़ के आए हैं, इन पेशेंट तो सर जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो पेशेंट वहां पर एडमिट है उसको अगर फूड सप्लाई किया जा रहा है तो ये एग्जेम्प्ट है। सर ये आउट पेशेंट क्या आ गया है, स्टूडेंट घूम गए थे। आउट पेशेंट मतलब सिंपल सी बात है सर, जो आदमी एडमिट नहीं है, जो उसके साथ आया हुआ होगा वो आदमी होगा आउट पेशेंट। इन पेशेंट मतलब जो आदमी एडमिट है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करवा रहा हूं सर, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं, और एग्जाम में इस बार आउट पेशेंट आया था, तो फिर बच्चे घूम गए थे सर जीएसटी में, आउट पेशेंट कहां से आ गया, इन पेशेंट पढ़ क्या है भैया। आउट पेशेंट मतलब जो आदमी एडमिट है उसके अलावा दूसरे लोग वो आउट पेशेंट है, उनके लिए कोई एग्जामिशन नहीं है, इन पेशेंट के लिए एग्जामिशन है। आई मेरी बात समझ। आगे देखो, एन RWA in a housing society registered under GST collect the maintenance charges of 6,500। ओ माय गॉड, ये तो हम पढ़ के आए सर, कितनी लिमिट है सर 7,500 पर मंथ पर मेंबर, ये हम पढ़ के आए सर। अच्छा इसमें एक खास बात थी सर, इसमें अगर आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो आप ये भी लिख के आना सर कि RWA का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करता, अगर कर लेगा तो भी एग्जेम्प्ट है, नहीं करेगा तो भी एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल सिर्फ एक ही केस में होता है, जब RWA का 20 से ऊपर चले जाता है और ये चार्जेस भी 7,500 से ऊपर चले जाते हैं तभी टैक्सेबल होता है, अदरवाइज हर केस में ये एग्जेम्प्ट होता है। मैं रेगुलर क्लासेस में इसके 4 केस पढ़ाता था सर, वो 4 केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अगला बी वाला पॉइंट देखो सर, प्लीज ध्यान दो। United Electronics, a registered dealer, is supplying all type of electronic appliances in the state of Karnataka, ठीक है। Its aggregate turnover, अरे यार रुको एक सेकंड, हाँ, its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 lakh. The firm also expect to provide repair, सर ये तो बुक का क्वेश्चन है, सेम है, मैं अपनी बुक में करवाया हूँ स्टूडेंट को। Provide repair and maintenance services of such appliances from the current financial year। ये बंदा गुड भी सप्लाई करता है और ये बोलता है भाई मैं सर्विसेज भी दूंगा कुछ,
With reference to the provision of CGST Act 2017, examine whether the firm can opt for composition scheme. Yes sir, इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आराम से ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। If yes, up to what amount services can be supplied, ये भी हम पढ़ के आए सर। जब हम कंपोजिशन स्कीम लेते हैं 10(1) में, तो सरकार ने बोला था भैया तुम सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, कितना सर, जितना प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रहेगा 120 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उसका 10% और 5 लाख, दोनों में विच एवर इज हायर, तो 12 लाख और 5 लाख, दोनों में विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख तक की तुम सर्विसेज दे सकते हो, इससे ज्यादा की सर्विसेज नहीं दे पाओगे। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ध्यान दो। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ Dhampur Footwear Industries of Delhi has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakh on 1st September. It submit the application for registration on 20th September. Okay. क्या ये 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? यस सर। 1 सितंबर को इसका टर्नओवर एक्सीड किया, 20 सितंबर को अप्लाई कर दिया। 30 डेज के अंदर अगर अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सर इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी सर? 1 सितंबर। ये तो बहुत इजी है। उसके बाद अगला देखो, Mehta Teleservices is an architect in Lucknow. Its aggregate turnover exceed 20 lakh on 25th October. ठीक है, it submits the application for registration on 27 November. सर 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि 25 अक्टूबर से 27 नवंबर 30 डेज से ज्यादा हो गया। तो इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, सिंपल 5 दिसंबर। इजी था क्वेश्चन। अगला देखो, उदय सिंह, a registered supplier has received an advance payment with respect to the services to be supplied to Sujamal. सर ये क्वेश्चन सेम है सर। कहां पर पढ़ते हैं ये क्वेश्चन? ये अभी इस बार की करंट आरटीपी का क्वेश्चन है सर। His accountant asked him to issue the receipt voucher with respect to such services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case the receipt voucher is issued but subsequently no services are supplied. अगर सर्विसेज सप्लाइड नहीं होगी बाद में, तो वो सर आपको रिफंड वाउचर इशू कर देगा। ये हमारा सर आरटीपी का क्वेश्चन है। मैं आरटीपी में यही क्वेश्चन कराया हूं, मेरे को याद है सर। आप आरटीपी से देख सकते हैं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन देखो, a registered person must pay to the supplier the value of the goods and services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice. State the exception. 3 ही तो एक्सेप्शन है, एक रिवर्स चार्ज वाले, एक डीम सप्लाई वाले, शेड्यूल 1 वाले, और तीसरा ऐसा केस होता है जहां पर रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ में पे कर देता है। इन 3 केस में 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर सर्विसेज। नहीं सर, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है सर। क्यों? क्योंकि अगर हायर परचेज में भी हम किसी को गुड्स देते हैं तो सर टाइटल तो ट्रांसफर होता है ना सर। तो सर ये वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सर। वो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाता है शेड्यूल 2 के हिसाब से। ब्रीफली इलैबोरेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू निल जीएसटीआर 3B। सर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख सकते हैं सर, ठीक है। बाकी मैंने आपको जीएसटी का प्रैक्टिकली सब क्वेश्चंस डील करा दिया, हर एक चीजें समझा दी, बता दी सर, आपको हर एक चीजें इलैबोरेट कर दी। आई होप आपके जीएसटी के कंसेप्ट क्लियर हो गए, एमटीपी आपकी सॉल्व हो गई है। इसके बाद जब नई एमटीपी आएगी, और अभी तो जीएसटी के केस है, वो एमसीक्यू बेस्ड जो बुक है इंस्टीट्यूट की, उसको भी नई वाली को सॉल्व करना है, और एमटीपी 2 सॉल्व करना है। तो ये 2 चीजें भी और हमारी बची है। फिर हम मई वालों के लिए या नवंबर वालों के लिए, सीए वालों के लिए पैक हो जाएंगे। मतलब सीए वालों के लिए अपन ने सब चीजें कंप्लीट कर ली। बट मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप देखो ये सब चीजें आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को भी मजा आएगा सॉल्व करवाने में, ठीक है। चलो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बाकी नोट्स वगैरह टेलीग्राम में पिंड है सर, सब लेक्चर्स वगैरह सब चीज डले हुए हैं, सिर्फ आपको बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और तैयार रहो, जीएसटी का मैराथन भी आने वाला है, ठीक। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।